प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 3 के हम लोग जो ज्योग्राफ़ी वाला सेगमेंट है, ज्योग्राफ़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में हम लोग ये धीरे धीरे कर जो जेपीएससी का सिलेबस है उसे हम लोग पूरा करेंगे और ये आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए फोकस करके ये सीरीज़ स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आज हम लोग भूगोल शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट है उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है। जेपीएससी में जो सिलेबस है ज्योग्राफ़ी का यानी भूगोल का जो सिलेबस है, अगर आपको पूरा सिलेबस जानना है तो इसी चैनल पे आपको जेपीएससी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैंने कराया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा पैटर्न जान सकते हैं कि पैटर्न क्या है एग्ज़ामिनेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेपर 3 है, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो पेपर 1 कुल 6 पेपर होता है। इसमें पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश का होता है जो क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 जो होता है ये होता है लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर में आप झारखंड की 15 भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए 15 भाषाओं में से कोई भी भाषा एक ले सकते हैं। और जो तीसरा पेपर होता है वो होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसमें 2 सेक्शन होता है, ए और बी होता है। जो ए सेक्शन है वो हिस्ट्री होता है और जो बी सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी के होते हैं। दोनों से ही 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो पेपर 3 होता है वो 200 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। और तो आज हम लोग जो सेक्शन बी है यानी ज्योग्राफ़ी उसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, जिसे देख सकते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि भौतिक भूगोल सामान्य सिद्धांत। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या कि आज जो ब्रह्मांड आप न्यूज़ में देखते हैं, टीवी चैनल में पढ़ते हैं, या आप ये जो पूरा अर्थ देख रहे हैं या पूरा जो चांद देख रहे हैं, ये जो पूरे ग्रह हैं, ये ग्रह बने कैसे? ठीक है, ये ग्रह कैसे बने? ये जो सौरमंडल है, ठीक है, ये सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? उसके बाद ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य कैसे बना? ठीक है, उसका पृथ्वी कैसे बना? चांद कैसे बना? ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया, यानी कि कह सकते हैं कि जो जब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने पहले सौरमंडल के बारे में ही, जो हमारा सौरमंडल है, उन्होंने सौरमंडल के बारे में ही पहले उन्होंने स्टडी किया कि सौरमंडल कैसे बना होगा। तो सौरमंडल कहने का मतलब क्या है? जो हमारा सौरमंडल यानी कि एक बीच में सन और सन के चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं, घूमते हुए 8 ग्रह, ये सौरमंडल। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस सौरमंडल के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आरंभिक सिद्धांत कहते हैं। उसको आरंभिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जब स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ, तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ सौरमंडल का ही अध्ययन क्यों करते, हमें पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना चाहिए कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो स्टडी हुआ, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट रहे तो इमैनुअल कांट और लाप्लास, इन्होंने एक परिकल्पना दी 1796 में, जिसको क्या कहते हैं? निहारिका परिकल्पना कहते हैं।
ठीक है। क्या कहते हैं? निहारिका परिकल्पना। ये निहारिका परिकल्पना क्या होती है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? नेबुलर हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आज ग्रह हैं, इन ग्रहों का निर्माण किसके अनुसार? ये इमैनुअल कांट और लाप्लास के अनुसार ये जो ग्रह हैं, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? एक बादल था जो कि रोटेट कर रहा था, और इसी घूमते हुए बादल की वजह से हुआ। और ये बादल कैसे घूम रहे थे? तो धीमी गति से घूम रहे थे। इसी से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। और इस जो घूमता हुआ बादल था, इसमें क्या थे? इसमें आपको हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का और हाइड्रोजन का और धूलकन। ठीक है। तो हीलियम का होता है He होता है फॉर्मूला, हाइड्रोजन का H होता है, और जो धूलकन है, ये तीन ही चीज़ मुख्य रूप से इसमें इस बादल में था। ठीक है। और इस बादल को क्या कहते हैं? इस बादल को कहते हैं क्या? निहारिका कहते हैं, जिसको नेबुला कहते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। तो इस बादल जो यहाँ पे जो दिखाया गया, बताया गया, जो घूमता हुआ बादल है, पदार्थों का बादल, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और यही परिकल्पना का जो पहला आधार बना लाप्लास और इमैनुअल कांट के द्वारा। तो इसे आपको याद रखना, निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लाप्लास और इमैनुअल कांट के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार जो ग्रहों का निर्माण हुआ, वो एक बादल से हुआ, जो कि धीमी गति से घूमता हुआ बादल था। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निहारिका होता है, यानी कि जो नेबुला होता है, वो क्या होता है? देखिए, ये नेबुला का इमेज है, आप देख सकते हैं, ये नेबुला। उसके बाद आगे जो साइंटिस्ट आए हैं, वो चैम्बरलेन और मोल्टन नामक दो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1900 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। कहने का मतलब है, चैम्बरलेन और मोल्टन क्या कहते हैं कि एक ब्रह्मांड में क्या था? एक तारा था। ठीक है। जो ये तारा क्या हुआ, यहाँ पे सन है, सन के करीब से ये तारा गुजरा। ठीक है। भ्रमणशील तारा जब इसके सन के करीब से गुजरा, तो और ये जब दूर चला गया, मतलब जब ये इसके करीब आया, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके वजह से सूर्य के सतह से एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल गया बाहर। और ये जब ये तारा जिससे दूर जब चला गया, तो फिर क्या हुआ? यही इससे अलग हो गया और इसके चारों तरफ रोटेट करने लगा। ठीक है। और यही जब रोटेट करते हुए बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? संगनित होके मतलब सब एक जो धूलकन था, जो हाइड्रोजन हीलियम थे, वो सब जमा हो गए, और जमा होने के बाद क्या हुआ? ग्रहों के रूप में निर्माण हो गया, और इस तरह से हमारा सौरमंडल निर्मित हो गया। ये कहना किसका है? चैम्बरलेन और मोल्टन का। इमैनुअल कांट और लाप्लास ने अलग थ्योरी दिया, निहारिका परिकल्पना, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस का। और इन्होंने क्या कहा कि सूर्य था, सूर्य के नज़दीक से एक तारा गुजरा, और तारा का गुजरने से क्या हुआ? सूर्य के सतह से एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर क्या हुआ? अलग हो गया। और जब ये तारा जो है सूर्य से दूर चला गया, तो सूर्य से जो ये पदार्थ निकला हुआ था, यह क्या हुआ? सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, और यही धीरे धीरे संगनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद क्या हुआ? पहले जेम्स जीन्स एक साइंटिस्ट रहे, जेम्स जीन्स, और सर हैरोल्ड जेफरी, इन्होंने इस मत का समर्थन किया। किस मत का? जो मत किसने दिया? चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो मत दिया, उस मत का इन्होंने समर्थन किया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद के तर्क, यानी कुछ समय के बाद जो तर्क दिया गया, सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते हैं। यानी कि बाद में जो तर्क आया, उसमें लोग ये भी कहने लगे कि नहीं, सूर्य के साथ एक और तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के साथ एक और तारा था, और यही जो तर्क प्रस्तुत किया गया,
इसको क्या कहते हैं, द्वितारक सिद्धांत यानी कि बाइनरी थ्योरीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो बाइनरी थ्योरीज क्या है कि सूर्य के साथ एक और तारा होने की बात मानते हैं कुछ साइंटिस्ट, तो उसी को क्या कहते हैं, बाइनरी थ्योरीज कहते हैं, यानी द्वितारक सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ा, जिसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। निहारिका परिकल्पना, इसमें क्या बताया था उन्होंने कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ एक धीमी गति से घूमते हुए बादल से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत। तो उसने क्या सिद्धांत में कहा कि सूर्य के बगल से एक तारा गुजरा और तारा गुजरने से सूर्य के सतह से एक शिकार जैसा आकार का कुछ पदार्थ निकल गया और अलग हो गया, और ये जब जो दूर चला गया तो फिर ये रोटेट करने लगा सन के चारों तरफ और फिर संगनित होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कि सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने का अनुमान बताया जाता है, और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, द्वितारक सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद 1950 में क्या हुआ, रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने क्या किया, निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। और ये निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, इमैनुअल कांट के द्वारा। इमैनुअल कांट और लाप्लास के द्वारा, ठीक है, लाप्लास। तो उनके विचार में इन्होंने संशोधन किया। संशोधन में क्या इन्होंने किया, इन्होंने जो संशोधन किया उसमें विवरण जो दिया गया उसमें भिन्न था, अलग था उससे। इनके विचार में क्या था, सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य है ये एक बादलों से घिरा हुआ था, ठीक है, निहारिका ये, और ये बादल क्या है, निहारिका है। तो निहारिका में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और धूलकण होता है। अब क्या हुआ, इन कणों के घर्षण और टकराने यानी कॉलिजन से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ, और अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब लगभग वही चीज़ इन्होंने भी कहा, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर इन्होंने क्या कहा कि सूर्य के चारों तरफ क्या हुआ, एक बादल का निर्माण, एक बादल रोटेट कर रहा था, और ये रोटेट करते करते एक तस्तरी, चपटी तस्तरी जो होता है, तो एक बोल सकते हैं एक प्लेट के जैसा, चपटा प्लेट के जैसा ये क्या हुआ, एक निर्माण हुआ एक बादल का, और वही बादल की क्या हुआ, बाद में टूट के अलग हो गया, और टूट के अलग होने के बाद फिर जो उसमें जो भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे से जमा होकर फिर वो क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यही ये कॉन्सेप्ट था किसका, ऑटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर का। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि जो पहले साइंटिस्ट थे, जो भूगोलवेता थे, खगोलवेता, वो क्या करते थे कि सिर्फ सौरमंडल का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन बाद में ऐसा आया कि नहीं, अब सौरमंडल का नहीं, हमें पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना है। तो ये जो सिद्धांत आया उसको आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। पहले जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा उसको बोलते हैं आरंभिक सिद्धांत, इसको कहते हैं आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश की गई। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यानी बिग बैंग जो सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है, और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ये क्या होता है, 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एडविन हबल नामक साइंटिस्ट ने। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। तो क्या हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही। इसका दोस्तों आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि ये जो सिद्धांत इन्होंने कहा, ये सिद्धांत का मतलब क्या हुआ। तो इनके अनुसार जो ये कह रहे हैं एडविन हबल, वो ये कह रहे हैं कि जैसे एक बैलून लेते हैं आप,
एक बैलून लीजिए, उसमें आप जगह जगह पे पॉइंट निशान लगा दीजिए पेन से। उसके बाद इसमें हवा भरिए। जब आप हवा भरेंगे और ये जब बैलून बड़ा होगा, ये जब फूल के बड़ा होगा, तब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट आपने लगाए थे वो क्या हुआ, वो पॉइंट भी बड़े हो रहे हैं और एक दूसरे से दूर दूर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये आपको दूर दूर नज़र आएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि ब्रह्मांड इसी तरह से एक दूसरे से, ये जो पॉइंट आपने दिया वो क्या है, वो आकाश गंगाएँ हैं और हर पॉइंट एक दूसरे से दूर आपको दिखेगा। तो यानी आकाश गंगाएँ जो हैं वो एक दूसरे से दूर होती हुई आपको नज़र आएंगी और उसी तरह जो है आकाश गंगाएँ एक दूसरे से दूर हो रही है और ये जो बैलून है वो क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। तो जो बैलून है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा उसका विस्तार हो रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि अगर ये पूरी तरह से सही नहीं है तो फिर आगे क्या है, सही क्या है। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो उसके अनुसार कि ब्रह्मांड का तो विस्तार हुआ, लेकिन कैसे हुआ, तो आरंभ में वे सभी पदार्थ, पदार्थ किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और जिसका वॉल्यूम हो यानी जिसका आयतन हो, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु के रूप में ही एक ही स्थान पर स्थित है। यानी कि शुरू में क्या हुआ, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी एक ही परमाणु यानी एक यूनिट, एक एकाकी सिंगल परमाणु के रूप में क्या था, एक ही जगह पर स्थित था, जिसका आयतन क्या था, जिसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या था, बहुत सूक्ष्म था, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म था, यानी बहुत कम था आयतन, इसका वॉल्यूम बहुत कम था। लेकिन उसमें टेम्परेचर और जो घनत्व था यानी कि जो डेंसिटी और टेम्परेचर था वो इन्फानाइट था, यानी कि अनंत था। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ, आगे की अवस्था में बिग बैंग की प्रक्रिया में ये जो छोटा गोलक था उसमें क्या हुआ, एक भयानक सा भीषण सा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, वृहत स्तर पर, ये वृहति नहीं वृहत होगा, ठीक है, वृहत स्तर पर क्या हुआ, इसका विस्फोट होने के बाद इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया वृहत स्तर पर हुआ, यानी कि बहुत बड़े लेवल का उसमें विस्फोट हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बिग बैंग की घटना है वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कितने वर्षों पहले बिग बैंग की घटना हुई, तो 13.7 वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, यानी ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और कुछ पदार्थ इसके वजह से क्या हुआ, कुछ ऊर्जा जो है वो पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही विस्तार हुआ, यानी कि बहुत 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड का पूरा विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। अब क्या हुआ, फिर इस विस्तार की जो गति है वो धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी पहले क्या हुआ, जो सभी पदार्थ है वो एक जगह एक एकाकी परमाणु में स्थित थे, इस पर एक भयानक सा, एक भीषण सा विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद 1 सेकंड के अंदर ही इसका पूरा ब्रह्मांड में इसका विस्तार हो जाता है और विस्तार होने के 3 मिनट के अंदर क्या होता है, पहले परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, कण होता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो क्या है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4,500 केल्विन तक गिर गया। यानी बिग बैंग की जो घटना घटी, उस घटना के कितने वर्षों के बाद, 3 लाख वर्ष के बाद, यानी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई। अब फिर 13.7 अरब वर्ष में अगर 3 लाख अगर माइनस कर दें तो जितना आएगा, उतना समय के बाद 4,500 केल्विन तक जो है टेम्परेचर वो नीचे गिर गया और
परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है, अब विस्तार हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, ये देखिए ये ओरिजिनल है। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार, यानी कि जो आकाशगंगाएं हैं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब क्या हो गया, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार। उसके बाद हॉयल ने इस विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। मतलब इसका विकल्प यानी कि जैसे कहा गया कि नहीं आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, लेकिन जो हॉयल है, हॉयल ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा से एक जैसा ही रहा है, इसमें किसी तरह का विस्तार नहीं हुआ, ना किसी तरह से, ना तो इसमें विस्तार हो रहा है, ना किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये शुरू से ऐसे ही रहा है। ठीक है, तो और ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया उसको क्या कहा गया, स्थिर अवस्था संकल्पना। जैसे बिग बैंग ने तो ये साबित कर दिया कि नहीं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं दूर हो रही हैं, लेकिन हॉयल ने क्या कहा कि नहीं विस्तार नहीं हो रहा, ये ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं ये शुरू से ऐसा ही रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी संकल्पना को क्या कहा गया, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। और लेकिन फिर बाद में जो कहा जाता है कि सबसे अगर सर्वमान्य पक्ष बोले या सबसे अधिक लोग जिस चीज़ को मानते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है, यानी कि जो मैक्सिमम जो वैज्ञानिक समुदाय है वो यही मानते हैं कि नहीं ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, उसका हो रहा है विस्तार। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लोग मानते हैं। तो आपने क्या सीखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी इसमें इसको बताया गया कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार होने से क्या मतलब है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। फिर बिग बैंग का जो विस्तार हुआ वो किन अवस्थाओं में हुआ, तो सबसे पहले बताया गया कि एक छोटे से गोलक में क्या था, सभी पदार्थ उसी गोलक पे स्थित थे और उस पर क्या हुआ, विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद फिर क्या होता है, वो उसका विस्तार होता है। विस्तार में होने के बाद फिर 1 मिनट के अंदर ही, एक सेकंड के अंदर ही उसका विस्तार हो जाता है और फिर 3 मिनट के अंदर अगले मतलब पहले परमाणु का निर्माण होता है और फिर 3 लाख वर्ष के बाद टेम्परेचर 4,500 केल्विन गिर जाता है। फिर हॉयल ने कहा नहीं विस्तार नहीं हो रहा है, ये एक जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वो शुरू से एक जैसा ही रहा है। ठीक है, एक जैसा ही रहा है और इसको नाम दिया गया स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। लेकिन देखा जाए तो अभी जो वैज्ञानिक समुदाय है वो ब्रह्मांड के विस्तार के ही पक्षधर है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारों का निर्माण कैसे हुआ, आरंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी कि जो इनिशियल ब्रह्मांड था उसमें ऊर्जा कहीं ज़्यादा कहीं कम, पदार्थ कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कि एक जैसा वितरण नहीं था, एक जैसा नहीं था। उनके घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, यानी कि ऊर्जा भी एक समान नहीं था, पदार्थ का वितरण भी एक जैसा नहीं था, और जो घनत्व है इसके वजह से क्या हुआ, उसके घनत्व यानी डेंसिटी में क्या हुआ, डिफरेंस आया, अलग अलग डेंसिटी। उसके वजह से गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता आया और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पदार्थ का एकत्रण हुआ, यानी पदार्थ एक दूसरे के पास जमा हुए, एकत्र हुए, एक दूसरे के नज़दीक आए। ठीक है, और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। ठीक है, तो ये आकाशगंगाओं के निर्माण का आधार बना। आगे हम लोग देखते हैं, ये आप देखते होंगे आकाशगंगा मिल्की वे जिसको कहते हैं। मिल्की वे इसलिए कहा जाता है कि ये वाइट वाइट आपको जो दिख रहा है ये क्या है, एक तरह से नदी के जैसा है और मिल्क सफ़ेद सफ़ेद है। तो आकाश में गंगा, तो आकाश जो गंगा नदी है, आकाश में गंगा, तो इसी नाम से आकाश में गंगा है, तो उसी से आप ये नाम आया आकाश गंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखिए आकाशगंगा क्या होता है। आकाशगंगा एक असंख्य तारों का समूह है।
आकाशगंगा क्या है, एक असंख्य तारों का समूह है और आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी, ठीक है, उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आया प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, दूरी मापने का एक इकाई है प्रकाश वर्ष। तो आकाशगंगा क्या है, असंख्य तारों का समूह है और इसका विस्तार इतना अधिक होता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हजारों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। यानी एक सिंगल जो आकाशगंगा है उसका व्यास यानी डायमीटर जो कितना होता है, 80,000 से लेके 1,50,000 प्रकाश वर्ष। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा आप। और ये जो ये प्रकाश वर्ष होता है उसको मैं आपको दिखाऊं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, यानी एक प्रकाश जो है पूरे वर्ष भर जितना दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब जो प्रकाश है वो किस स्पीड से गति करता है, यानी किस स्पीड से चलता है, तो वो चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना की स्पीड से चलता है। यानी कि आप ऐसे समझें कि अगर आप है, आपकी स्पीड जो है, आप कहीं से चल रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं और आप बाइक कितना की स्पीड से चला रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका इतना का स्पीड से चल रहे हैं और आप लगातार कब तक चल रहे हैं, 1 साल तक चल रहे हैं, इसी तरह लगातार चल रहे हैं। 1 साल में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, वही जो डिस्टेंस होगा वही कहलाता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। और ये अगर आपको इमेजिन करना कितना के बराबर हो सकता है ये, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 10 का। अब अगर इसको हम लोग मीटर में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15, ये हो जाएगा मीटर। ये मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद है पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, 14,95,00,000, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 15 करोड़ के आसपास। तो ये आपको डाटा याद रखना है क्योंकि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में पूछ दे, क्योंकि इसरो ने आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च किया है वो सन से रिलेटेड है, तो इसलिए डिस्टेंस थोड़ा मायने रखता है इस बार एग्ज़ाम के लिए कि कितना डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो 14,95,98,000, ठीक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल, यानी कि ये टोटल जो प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष, यानी इसका कितना है, ये 8.311 है, इतना ही कितना है, जैसे कितना भाग है वो कह सकते हैं आप कि प्रकाश वर्ष का कितना है, केवल 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पीछे चलते हैं कि इसमें हम लोग देख रहे थे कि आकाशगंगा क्या है, तारों का समूह है और इसका विस्तार जो है वो उनकी दूरी जो है हज़ारों प्रकाश वर्ष में होती है और एक अकेली जो आकाशगंगा है उसका व्यास 80,000 1 लाख से लेके 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। क्या हुआ कि जो बादल है, जो इनिशियल स्टेज है वो क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है, ठीक है। जो इनिशियल स्टेज होता है वो निहारिका यानी कि नेबुला कहा जाता है और नेबुला ही यानी निहारिका ही आगे चल के आकाशगंगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये एनिमेशन यहाँ पे देखा था, ठीक है, तो ये आकाशगंगा है और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था ये क्या था, निहारिका, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज में एक बादल के रूप में होता है, फिर यही आगे चल के फिर क्या होता है, एक आकाशगंगा का रूप ले लेता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, निर्माण एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत, यहाँ पे शुरुआत होगा हाइड्रोजन गैस के से बने, या इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। हालांकि निहारिका में जो उसमें हाइड्रोजन के साथ हीलियम और धूलकण भी होते हैं।
क्रमशः इस बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। इसमें क्या हुआ, गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। तो तारों का निर्माण कब हुआ, 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। जो बिग बैंग की घटना हुई वो कितने वर्ष पहले हुई, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ, फिर हम लोगों ने देखा तारे का निर्माण कैसे हुआ, फिर हम लोगों ने देखा ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का नहीं देखा हम लोगों ने, अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रहों का निर्माण। अब हम लोग ग्रह कैसे बना ये हम जानेंगे। देखिए, ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। 3 अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण हुआ। जो पहला है, तारे नीहारिका के अंदर गैस गुंथित झुंड है। यानी कि अगर पूछा जाए कि तारे क्या हैं, तो नीहारिका के अंदर क्या है, एक गैस के गुंथित झुंड है। इस यहाँ पे गुंथित होगा। इस गुंथित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस धूलकने घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। यानी कि सीधा सा मतलब यही है कि स्टार्टिंग में क्या था, एक बादल था, बादल ये रोटेटिंग, इसमें जो धूलकण थे, जो हाइड्रोजन गैस थे, हीलियम थे, ये सब क्या हुआ, धूलकण थे, ये सब एक दूसरे के करीब आए, जमा हुए और जमा होने के बाद क्या हुआ, एक तस्तरी के रूप में इसका निर्माण हुआ और ये फिर बाद में तस्तरी जो है ये टूट कर फिर क्या हुआ, ये जो ग्रह हैं वो ग्रहों के रूप में विकसित हो गए। यानी कि इस तस्तरी से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, यही है। उसके बाद अगली जो अवस्था है उसमें क्या हुआ, बादलों का संघनन आरंभ हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संचयन यानी कि जो अणुओं के पारस्परिक आकर्षण है उसके द्वारा क्या हुआ, ग्रहाणुओं में विकसित हुए। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि तस्तरी क्या हुआ, रोटेट हुआ एक, फिर उसके बाद बादल था, स्टार्टिंग में बादल के बाद वो तस्तरी के रूप में विकसित हुआ और वो क्यों आए, एक दूसरे के समीप क्यों आए, तो अणुओं में पारस्परिक जो आकर्षण का बल लगता है उसके वजह से। उसके बाद आगे क्या होता है, फिर संगठन की क्रिया यानी कॉलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और फिर एक दूसरे से टकराने की वजह से फिर क्या हुआ, बड़े पिंड का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस से जुड़ गए। और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। तो ग्रहाणु क्या है, छोटे पिंडों की जो संख्या है वही ग्रहाणु है। और अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं को संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। यानी कि ये जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु बने, ग्रहाणु मतलब क्या, ग्रह ही है उसका छोटा रूप। तो ये ग्रहाणु क्या, वही फिर आगे चल के क्या हुआ, संवर्धित होके बड़ा हो, वो पिंड के रूप में वो विकसित हो गया और वही फिर पिंड क्या कहलाया, बाद में ग्रह कहलाया। तो सीधा सा मतलब यही आपको याद रखना है कि एक बादल था, बादल वो रोटेट कर रहा था, रोटेट करते हुए क्या हुआ, वो एक तस्तरी की रोटेटिंग डिस्क यानी रोटेटिंग तस्तरी के रूप में ये विकसित हुआ और उस विकसित होने के बाद फिर क्या हुआ, इसके बीच जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से करीब आए और वो संघनित होकर क्या हुआ, एक पिंड के रूप में, ग्रहाणु के रूप में विकसित हो गया। और उस वजह से क्या हुआ, वो पिंडों के बीच जो आकर्षण का बल था, गुरुत्वाकर्षण का बल था, उसके वजह से वो आपस से जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या हुआ, ग्रहाणु का निर्माण हुआ और वही ग्रहाणु आगे चल के संवर्धित होकर क्या बन गए, बड़े पिंड। और वही बड़े पिंड क्या कहलाएं, ग्रह कहलाएं। आगे हम लोग चलते हैं। अब सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले एक प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन 2006 में उसको ग्रह का जो मान्यता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। यानी हम लोग नीहारिका जो देख चुके हैं, यही है क्या है, सौरमंडल का जनक कहा जाता है इसको। उसके ध्वस्त होने से क्रोड के बनने की शुरुआत, यानी जो नीहारिका थी
उसको वो ध्वस्त हुआ। ध्वस्त होने की वजह से क्या हुआ, क्रोड बनने की शुरुआत हुई। यानी सूर्य में क्या है, क्रोड है, जो सबसे अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। शुरुआत हुई, और कब शुरुआत हुई, 5 से लेके 5.6 अरब वर्ष पहले। और ग्रह का जो निर्माण शुरू हुआ कब हुआ, 4.6 से लेके 4.56 अरब वर्ष पहले। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रह का निर्माण का शुरुआत कब हुआ, सौरमंडल का निर्माण कब शुरू हुआ, उसके बाद जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का हम लोगों ने देखा 13.7 अरब वर्ष पहले। ग्रहों का हम लोगों ने देखा 5 से 6 अरब वर्ष पहले। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो तारे हैं, तारे का निर्माण हुआ 5 से 6 अरब वर्ष पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो ग्रह हैं, ग्रह का निर्माण कब हुआ, 4.6 से लेके 4.56 अरब वर्ष पहले। और सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, 5 से लेके 5.6 अरब वर्ष पहले। और हम लोगों ने देखा था पहले जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है 13.7 अरब वर्ष पहले। हमारे सौरमंडल में क्या है, एक तारा है, यानी सूर्य जो एक तारा है, एक सूर्य है, 8 ग्रह है और 79 उपग्रह हैं। हालांकि आप NCERT अगर आप देखेंगे तो उसमें 63 ग्रह उपग्रह दिया है, लेकिन बाद में बहुत सारे ग्रहों की खोज हुई तो उसमें अभी 79 है। और लाखों छोटे छोटे पिंड हैं जिसको क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, ये कुछ नहीं, ग्रह का टुकड़ा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। उसके बाद धूमकेतु, उसको कॉमेट कहते हैं। और वृहत मात्रा में क्या है, धूलकण है, गैस है। तो अगर पूछा जाए कि सौरमंडल में क्या क्या है, तो सूर्य है, 8 ग्रह है, 79 उपग्रह है और छोटे छोटे पिंड हैं। छोटे छोटे पिंड हैं, वो छोटे छोटे पिंड में क्या है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और धूलकण, और साथ में क्या है, गैस भी है। तो सॉरी, अब आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारा सौरमंडल है उसमें जो 8 ग्रह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ग्रह। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला नज़दीक का जो ग्रह है सूर्य के वो है मरकरी यानी बुध। फिर उसके बाद वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल ग्रह है। फिर उसके बाद जुपिटर है यानी बृहस्पति है। फिर सैटर्न है यानी शनि ग्रह है। उसके बाद यूरेनस अरुण है और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो यहाँ पे जो पहले 4 ग्रह यानी कि सन है, सन के बाद जो अगर आप चलेंगे सन के से दूर जाएंगे आप, तो सबसे पहले बुध है। तो बुध है, उसके बाद क्या है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं उनको क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह कहते हैं या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो भीतरी ग्रह मतलब इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और या फिर टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पे भीतरी ग्रह कहने का मतलब क्या है, भीतरी ग्रह क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। यानी कि जो सूर्य है और जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है उसके बीच स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, यहाँ पे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है यही है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड डॉटेड लाइन, ये जो दिख रहा है आपको, यही क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। तो इनको क्या कहते हैं, ये इसके अंदर है इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, भीतरी ग्रह कहते हैं। और इसके बाहर जितने भी ग्रह हैं, यानी कि 4 ग्रह बाहर है इस बेल्ट के, तो जिसमें क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून। ये 4 ग्रह क्या है, इस बेल्ट के बाहर है, इसलिए ये क्या हो गया, बाहरी ग्रह। ये क्या हो गया, बाहरी ग्रह। और ये जो है ये अंदर में है, इसलिए क्या हो गया, भीतरी ग्रह। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे भीतरी ग्रह कौन सा है और बाहरी ग्रह कौन सा है। आप इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इसके सीक्वेंस को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा साप्ताहिक दिन होता है, तो आप शुरू करेंगे बुध से शुरू करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर अगला दिन लिखेंगे। बुध के बाद क्या आता है, एक दिन छोड़ के शुक्र आता है, शुक्रवार आता है तो शुक्र लिख देंगे। फिर एक दिन छोड़ देंगे, फिर एक दिन लिखेंगे, फिर क्या आता है, रवि आता है। फिर एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर अगला दिन लिखेंगे, यानी क्या आता है, मंगल। तो यहाँ पे देखिए ये बुध पहला ग्रह हो जाएगा, फिर शुक्र दूसरा होगा, और रवि को आप यहाँ पे रवि की जगह पे पृथ्वी मान लेंगे। ठीक है, पृथ्वी, फिर ये आ जाएगा क्या, मंगल। तो ये आपका हो जाएगा इनर प्लैनेट। और उसके बाद तो फिर बृहस्पति,
फिर शनि, फिर यहाँ पे देखिए बृहस्पति का क्या होगा, फिर यहाँ जो गैप में रह गया बृहस्पति रह गया, यानी कि जो बृहस्पति है बृहस्पतिवार ये रह गया। उसके बाद यहाँ पे जो बच गया कौन सा बच गया, शनिवार बच गया, तो ये शनि ग्रह हो गया। उसके बाद फिर अरुण और फिर वरुण। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनको पार्थिव ग्रह कहने के पीछे का कारण क्या है। तो इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्रह हैं पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। यानी कि ये जो 4 ग्रह हैं शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें एक समानता है। किस तरह की समानता है, पृथ्वी की जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी जिस सेल से बना उसी सेलों से ये भी बना है, धातु जिस धातु से पृथ्वी बना है ये भी उसी धातु से बने हैं। और जो घनत्व है वो अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह है। यानी कि जो इनर प्लैनेट है, जो पार्थिव ग्रह है, ये अधिक घनत्व वाले हैं कंपैरिजन टू किसके, जो बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, तो ये इनर प्लैनेट के बारे में आप समझ गए होंगे कि इनको इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं, इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है उसके भीतर रहने का इसको इनर प्लैनेट कहते हैं। और पृथ्वी से समानता है, यानी कि समानता किस में है, सेल में, और जो धातु के बने हैं उसमें समानता है, इस वजह से इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जो बाहरी ग्रह है जिसको क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट में आपने देखा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये गैस से बने विशाल ग्रह और जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं। यानी ये ग्रह किससे बने हैं, गैसों से बने हैं। इनको क्या कहते हैं, विशाल ग्रह या फिर जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन का मतलब क्या होता है, जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। यानी जोवियन, देखिए जो इनर प्लैनेट थे वो पृथ्वी की तरह थे तो इसलिए पार्थिव ग्रह, ये बृहस्पति की तरह है इसलिए जोवियन ग्रह इसको कहते हैं। इसके बाद इनमें से जो अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। यानी कि यहाँ पे जो वायुमंडल है वो काफ़ी सघन है और इसका वायुमंडल किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। उसके बाद सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। यानी जितने भी ग्रह आपको दिखते हैं सभी ग्रहों का निर्माण एक ही समय में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ अंतर है पार्थिव और जोवियन ग्रह के बीच में। तो ये अंतर किस वजह से है इसके बारे में यहाँ बताया गया कि अंतर जो डिफरेंस है दोनों में उसका कारण क्या है। तो जो पार्थिव ग्रह है वो जनक तारा मतलब जो सन है, सन के क्या है बहुत करीब है, जिसके कारण उसको टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण गैस जो है संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। यानी कि टेम्परेचर सन के काफ़ी नज़दीक था, इस वजह से गैस जो है संघनित नहीं हो पाया और घनीभूत भी नहीं हो पाया। और जिस वजह से फिर क्या हुआ, जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। यानी कि ये जो डिफरेंस होने के पीछे पहला कारण ये है कि जो पार्थिव ग्रह है वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है इसलिए, और दूसरा कि जो जोवियन ग्रह है वो सूर्य से काफ़ी दूर है इस वजह से। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस होने का जो दूसरा कारण हो सकता है ये है सौर वायु, यानी सौर फ्लेयर्स निकलता है सन से। तो जो सौर वायु है सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली था, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस धूलकणें उड़ा ले गई। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ये 4 ग्रह जो है ये क्या है, सन के काफ़ी नज़दीक है। तो जो सौर वायु है वो क्या किया, इसने यहाँ से जो भी गैसें थी और धूलकणें इसको उड़ा के ले गई। लेकिन जो दूर की ग्रह हैं ये जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है सन से दूर है। तो यहाँ जो सौर वायु है यहाँ के धूलकण और गैसों को उड़ा के नहीं ले पाई, इस वजह से इनके वायुमंडल में गैसों की मात्रा काफ़ी है, ये दूसरा कारण है। और उड़ाने के पीछे क्या है, मतलब उड़ा क्यों नहीं पाई, तो यहाँ जो नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली था सोलर फ्लेयर्स, और यहाँ पे क्या था दूर में था तो ये शक्तिशाली ये थोड़ा कमज़ोर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं जो तीसरा कारण बताया गया है इसमें
कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। यानी कि आप जानते होंगे कि ये जो इनर प्लैनेट हैं, जो भीतरी ग्रह है, इनमें क्या है कि ये छोटे ग्रह हैं, ठीक है। तो जो जितने छोटे रहेंगे और जो जितना बड़ा रहेगा उसका, अगर कोई बड़ा है ये और एक कोई पॉइंट है, तो ये जो बड़ा है, ये बड़ा जो चीज़ है, बड़ा पदार्थ है कोई, उसका ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो छोटा रहेगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो ये छोटे ग्रह हैं, तो इसकी वजह से इसमें क्या है, इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कमज़ोर था। तो कमज़ोर होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी गैस था वो वहाँ पे रुक नहीं पाया, वो उड़ के चला गया। लेकिन ये जो बाकी जो ग्रह हैं, जो जोवियन ग्रह कहलाते हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो ये क्या है, इनका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ से जो धूलकण है ये उड़ नहीं पाई और इसी के वायुमंडल में रह गई, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस था कि ये दोनों में जो अंतर है ये 3 कारण से हो सकता है। तो आपने हम क्या क्या देखा कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, एक तारा है यानी सूर्य है, 79 उपग्रह है, फिर छोटे छोटे पिंड है जिसको क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रह का टुकड़ा होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भीतरी ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह तो कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। भीतरी ग्रह कहने के पीछे इस कारण क्या है कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के अंदर है, और पार्थिव ग्रह कहलाने का कारण क्या है कि पृथ्वी के समान ही इसमें सेल और धातुओं से बनी है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले गैस है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों ने देखा बाहरी ग्रह, जिसको हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा क्या कि पार्थिव और जोवियन ग्रहों में जो डिफरेंस है वो किन परिस्थिति के फलस्वरूप ये डिफरेंस आया है। तो उसके पीछे 3 कारण हैं कि जो सन से काफ़ी नज़दीक होने के कारण, और जो जोवियन ग्रह है वो सन से काफ़ी दूर है। इसके वजह से क्या हुआ, वो जो सोलर फ्लेयर्स है वो वहाँ से गैसों को और धूलकण को उड़ा के ले गया, और जो दूर होने के कारण क्या हुआ, उसे उड़ा नहीं पाया। और तीसरा हम लोगों ने देखा फिर क्या, जो पार्थिव ग्रह है वो छोटा है, छोटा रहने के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम है, और इसके कारण क्या हुआ, जो भी गैस निकला वो गैस क्या हुआ, इनके ऊपर रुक नहीं सका और ये वहाँ से दूर चला गया। तो ये हम लोगों ने देखा। तो एक बार यहाँ पे अगर पूरा देख लें तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके पीछे इमैनुअल कांट और लाप्लास ने अपना थ्योरी दिया, निहारिका परिकल्पना, फिर चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑटो शिमिड और कार्ल वाइजर ने क्या कहा। फिर हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम लोगों ने देखा तारों का निर्माण कैसे हुआ। फिर आज हम लोगों ने देखा प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसका मात्रक है, किसका मापन ये करता है, और दूरी का मात्रक है ये। फिर ग्रहों का निर्माण देखा हम लोगों ने, फिर सौरमंडल का निर्माण देखा, फिर इनर प्लैनेट देखा, फिर जो बाहरी ग्रह है वो देखा हम लोगों ने। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पे जो मानव जीवन का विकास हुआ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग पृथ्वी के विकास को देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के विकास को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।